हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। पहला अपडेट देखिए। बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यहां QR कोड आधारित एंट्री सिस्टम शुरू करने की तैयारी की है, जिससे स्टेशन परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की जांच होगी। इस व्यवस्था के तहत अब स्टेशन के अंदर प्रवेश करने से पहले यात्रियों को गेट पर स्कैनिंग और सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, बिल्कुल मेट्रो और एयरपोर्ट की तरह। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, ताकि स्टेशन पर अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकी जा सके। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद केवल टिकटधारी यात्रियों और अधिकृत लोगों को ही प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति मिलेगी। नई तकनीक के जरिए यात्रियों की पहचान और आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे पटना जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बना हुआ है। ये जानकारी स्वीडन के प्रतिष्ठित शोध संस्थान की हालिया रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच भारत ने दुनिया के कुल हथियार आयात में लगभग 8.2% हिस्सेदारी रखी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे हथियारों के आयात में थोड़ी कमी भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रूस अभी भी भारत का बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, लेकिन फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से भी भारत तेजी से रक्षा सौदे कर रहा है। भारत के हथियार आयात की बड़ी वजह चीन और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बताई जा रही हैं, जिसके चलते देश अपनी सैन्य क्षमता लगातार मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भारत घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाकर विदेशी निर्भरता को कम करने की कोशिश करेगा। और वहीं देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने एक नए वेदर सिस्टम के कारण कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम के सक्रिय होने से दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना बन गई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है, जहां बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियां बरतें। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले वैश्विक व्यापार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सरकार ने निर्यात से लौटने वाले माल पर कस्टम से जुड़ी कुछ राहत देने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में आई बाधाओं और कुछ क्षेत्रों में तनाव के कारण कई निर्यात खेपें वापस भारत लौट आई थी। ऐसी स्थिति में कारोबारियों को कस्टम शुल्क और अन्य औपचारिकताओं के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार ने नियमों में राहत देते हुए ऐसे निर्यात माल के लिए कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। इस फैसले से निर्यातकों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थिर बनाए रखने और उद्योग जगत को समर्थन देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। संजय राउत ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रपति की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनके इस बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया है, जबकि कई लोगों ने कहा कि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में पिछले कुछ समय से जातीय तनाव और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, जिससे देश भर में चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और भी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक प्रभावित हो गई है। गैस एजेंसियों और अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण कई जगह सिलेंडर की आपूर्ति रुक गई है। इस वजह से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कामकाज का बड़ा हिस्सा कमर्शियल गैस पर ही निर्भर रहता है। बताया जा रहा है कि सप्लाई चेन में आई दिक्कतों के कारण देश के कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता कम हो गई है।
लखनऊ में भी कई गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लेने वाले व्यापारियों की भीड़ देखने को मिली, जो अपने कारोबार के लिए गैस लेने पहुंचे थे। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सप्लाई सिस्टम को जल्द दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति फिर से सामान्य हो जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस उस समय तेज हो गई जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो वहां का मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र से होना चाहिए। राजभर का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विकास की रफ्तार धीमी है और अलग राज्य बनने से प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो सकती है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इस मुद्दे को लेकर जनजागरण अभियान चलाने की बात भी कही है। इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से समय समय पर पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ गई है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजराइल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका के एक वरिष्ठ सेनेटर और इजराइल के प्रधानमंत्री ने मिलकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाने की साजिश रची थी। ईरानी विदेश मंत्री के इस बयान ने वैश्विक कूटनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच कई वर्षों से तनाव बना हुआ है, खासकर परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय राजनीति को लेकर दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। इजराइल भी लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताता रहा है। ऐसे में ईरान के इस नए आरोप के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का वार्षिक टोल पास अब महंगा होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से इस पास की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे नियमित रूप से हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। NHAI का यह वार्षिक पास उन लोगों के लिए होता है जो किसी टोल प्लाजा से रोजाना गुजरते हैं और एकमुश्त भुगतान करके पूरे साल यात्रा की सुविधा लेते हैं। हर साल टोल दरों की समीक्षा के बाद इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत इस बार भी शुल्क में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। टोल शुल्क में बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना हाईवे के रास्ते काम या कारोबार के लिए सफर करते हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सड़क निर्माण और रखरखाव के बढ़ते खर्च को देखते हुए समय समय पर यह संशोधन किया जाता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, देश के बड़े सरकारी बैंकों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से नकद निकासी को लेकर एक नया फैसला लिया है। बैंक ने जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से ATM से पैसे निकालने की अधिकतम सीमा में बदलाव किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों के लिए एक दिन में ATM से निकाले जा सकने वाले नकद की सीमा कम की जा सकती है। बैंक का कहना है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। हाल के वर्षों में ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़े हैं, जिससे नकद निकासी की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करें और नई व्यवस्था के अनुसार अपने लेन देन की योजना बनाएं। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण ओमान की राजधानी मस्कट के एयरपोर्ट पर निजी जेट विमानों की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। कई देशों के अमीर कारोबारी और प्रभावशाली लोग निजी जेट के जरिए इस क्षेत्र से बाहर जाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण ये स्थिति बनी है। मस्कट एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों में निजी विमानों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी क्षेत्र में संकट की स्थिति बनती है तो संपन्न लोग निजी जेट से सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करते हैं। ओमान का मस्कट एयरपोर्ट पहले भी ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है और खाड़ी क्षेत्र में जारी घटनाक्रम पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक युवा ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। देवरिया के सोनारी क्षेत्र के रहने वाले RV श्रीवास्तव ने इस परीक्षा में 371वीं रैंक प्राप्त की है। उनकी इस सफलता के बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि RV श्रीवास्तव ने कड़ी मेहनत और लगातार तैयारी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिना जाता है, जिसमें हर साल लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है और परिवार के साथ साथ पूरे जिले को उन पर गर्व है। देखिए दोस्तों, एक तो सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि क्या हमारे पास पश्चिम बंगाल के मामलों के अलावा और कोई काम नहीं है। दरअसल अदालत में पश्चिम बंगाल से जुड़े कई मामलों की लगातार सुनवाई हो रही थी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की। उन्होंने संकेत दिया कि अदालत के सामने देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले भी लंबित हैं
है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद न्यायिक प्रक्रिया और राज्यों से जुड़े मामलों की प्राथमिकता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का ये बयान न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार की ओर भी इशारा करता है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को अब और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिजली विभाग ने नए नियम लागू करते हुए कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कम कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके साथ ही कुछ निश्चित शुल्क तय कर दिए गए हैं ताकि लोगों को पहले की तरह अलग अलग शुल्कों को लेकर भ्रम न रहे। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को आसानी से बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भारत सरकार सतर्क नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर रख रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि तेल आपूर्ति और कीमतों से जुड़ी हर स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो आने वाले समय में तेल बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में देश भर में 10 मार्च को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस दिन राष्ट्रव्यापी बिजली कार्रवाई यानी प्रतीकात्मक विरोध का आह्वान किया है। संगठनों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अधिकारों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न शहरों में प्रदर्शन और सभाएं आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ समय से वक्फ कानून में बदलाव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बहस और विरोध के स्वर उठते रहे हैं। आयोजकों ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की अपील की है। प्रशासन भी इस दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरतने की तैयारी कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बनती जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों की पढ़ाई और विकास के लिए कुल 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये सहायता अलग अलग चरणों में दी जाती है ताकि जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों को आर्थिक सहयोग मिल सके। योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। पात्रता के लिए परिवार की आय सीमा तय की गई है और आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस योजना से हजारों परिवारों को राहत मिल रही है और बेटियों की शिक्षा को नई ताकत मिल रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा एक नया नियम लागू किया गया है। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता के मोबाइल पर OTP को बताना अनिवार्य कर दिया गया है। गैस कंपनियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी डिलीवरी और अनियमितताओं को रोकना है। पिछले कुछ समय से सिलेंडर डिलीवरी में गड़बड़ी और शिकायतों के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत डिलीवरी बॉय तभी सिलेंडर देगा जब उपभोक्ता OTP की पुष्टि करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सही तरीके से सेवा मिल सकेगी। देखिए दोस्तों, एक तो शेयर बाजार में हाल के दिनों में आई गिरावट को लेकर निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी तकनीकी सुधार यानी टेक्निकल करेक्शन के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि तेज बढ़त के बाद बाजार में स्वाभाविक रूप से कुछ गिरावट आना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कई निवेशक ये सोच रहे हैं कि क्या इस समय अपनी SIP को रोक देना चाहिए या निवेश जारी रखना चाहिए। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है और नियमित निवेश जारी रखना बेहतर रणनीति हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में बाजार में तेजी देखने को मिली थी, जिसके बाद अब थोड़ा संतुलन बनना स्वाभाविक माना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सोच समझकर दीर्घकालिक दृष्टि के साथ निवेश करना चाहिए। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की एक महिला डॉक्टर ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। औरई की रहने वाली डॉक्टर प्रतिमा शर्मा का चयन सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय में फारसी भाषा के अनुवादक पद के लिए किया गया है। ये चयन प्रक्रिया काफी कठिन मानी जाती है, जिसमें भाषा ज्ञान और विशिष्ट योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। डॉक्टर प्रतिमा शर्मा लंबे समय से फारसी भाषा के अध्ययन और शोध से जुड़ी रही हैं। उनकी इस उपलब्धि के बाद परिवार और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। ये सफलता युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है कि मेहनत और लगन के साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट समाचार पर और जानकारी दूं या इसका सारांश तैयार करूं?